एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग। इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 1 जिसका नाम है जीवो में जनन, इस चैप्टर में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो ये सभी प्रश्न एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप अंत तक इस वीडियो को बने रहिए और इस वीडियो से लाभ उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला सवाल है, नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को कहते हैं। नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को कहते हैं। युग्मन का मतलब होता है मिलना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है लैंगिक जनन, बी में दिया है अलैंगिक जनन, सी में दिया है मुकुलन और डी में दिया है वर्धिकायिक। तो नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं, और दोनों का मिलना जो होता है, मिलने से ही लैंगिक जनन बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि लैंगिक जनन में ही दो जीव भाग लेते हैं और दो जीवों का युग्मक भी भाग लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। आप भी अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न है, एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतति की विधि कौन है। मतलब एक ही जीव के द्वारा जो संतान की उत्पत्ति होती है, वो जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं। तो आंतरिक निषेचन तो नहीं होगा, बाह्य निषेचन भी नहीं होगा, लैंगिक जनन भी नहीं होगा, अलैंगिक जनन जो होगा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि अलैंगिक जनन में ही एक जीव भाग लेते हैं। याद रखना है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया द्विलिंगी जीवों में होती है, लेकिन अलैंगिक जनन की प्रक्रिया एक लिंगी जीवों में होती है। तो एकल जनक कहिए या एक लिंगी कहिए, बात एक ही है। तो 2 नंबर सवाल का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम अब आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 या 2 सवाल जीवन काल से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं 12th एग्जाम में। सवाल है, एक तोता का जीवन अवधि यानी जीवन काल कितना होता है। तोता एवरेज के अनुसार से औसतन एक तोता का जो लाइफ साइकिल होता है वो कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 140 वर्ष, बी 90 वर्ष, सी 60 वर्ष और डी 15 वर्ष। तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा 140 वर्ष, क्योंकि तोता 140 वर्ष जीता है एवरेज के अनुसार से। ठीक है। अगला प्रश्न है, धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। धान का जो पौधा होता है उसके युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ख होगा। धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है, इसलिए 12 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मक्का के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मक्का जो होता है मकई के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 20 होती है। तो ऑप्शन नंबर क जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के जो युग्मक होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 23 जोड़ा होती है। यदि आपसे पूछे कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं तो आपको 46 पर टिक मारना है। लेकिन यदि पूछे कि मनुष्य के युग्मक में एगो अंडाणु या शुक्राणु के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। इस तरह तो गुणसूत्र हम जानते हैं, गुणसूत्र जोड़ा में पाए जाते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अंडप्रजक जीव है। अंडप्रजक का मतलब होता है अंडा देने वाला जीव। तो सांप, मगरमच्छ, मुर्गी तीनों के तीनों जो होते हैं अंडे ही देते हैं, इसलिए हमारा घ जो होगा राइट ऑप्शन होगा। और ऐसे हम पहचान सकते हैं कि कौन से जीव अंडे देते हैं और कौन से जीव बच्चे देते हैं। जिन जीवों का बाहरी कान तो सबका होता है, लेकिन जिन जीवों का बाहरी कान दिखाई देता है वह जीव बच्चे देते हैं, और जिन जीवों का बाहरी कान नहीं दिखाई देता है वे जीव अंडे देते हैं। तो आप देख सकते हैं मुर्गी, सांप जो है इसका कान तो होता है लेकिन बाहरी कान नहीं होता है, इसलिए ये अंडे देते हैं। और गाय, भैंस का बाहरी कान दिखाई देता है, इसलिए दोनों। और इसके अलावा और भी जो है। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है 8वां, इनमें कौन द्विगुणित है। द्विगुणित का मतलब ना जिसमें ना दोनों युग्मक होगा, नर युग्मक भी होगा और मादा युग्मक भी होगा, वही क्या है द्विगुणित है। तो पराग
में अकेला ही होता है, नर युग्मक में भी अकेला ही होता है, अन्य में भी अकेला ही होता है, लेकिन युग्मनज जो होता है इसको हम जाइगोट भी कह सकते हैं। इसमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं, इसलिए ग नंबर जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि युग्मनज जो है द्विगुणित है, इसको हम शॉर्ट में 2n भी लिख सकते हैं, द्विगुणित को हम 2n भी कहते हैं। इस तरह हम अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन किसका पादप काय अगुणित है? इसमें से क्यों कौन किसका पादप काय अगुणित है, यानी एन है, यानी इसमें सिंगल है, मतलब अंडाणु है तो अंडाणु है, शुक्राणु है तो शुक्राणु है, मादा युग्मक है तो मादा युग्मक है, अंडा और नर युग्मक है तो नर युग्मक है, मतलब दोनों में से कोई एक ही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा इनमें सभी होगा, क्योंकि कवक जो है ये भी एक लिंगी है, सवाल भी एक लिंगी है, बराफाइटा समूह में जितने भी पौधे आते हैं जो एक कोश के पौधे होते हैं ये सभी भी एक लिंगी है, तो इनमें सभी जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरह आप अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है 10 नंबर सवाल है, द्विलिंगी द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण है। द्विलिंगी का मतलब हम द्विलिंगी को हम उभयलिंगी भी कह सकते हैं। द्विलिंगी मतलब ना वैसा जीव जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों हो, जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों हो उसको हम द्विलिंगी कहते हैं। तो इनमें हमको लग रहा है तीनों का तीनों ऑप्शन से होगा। जोक भी द्विलिंगी है, टेप वर्म भी जीव द्विलिंगी है, और स्पंज जो जीव है ये भी द्विलिंगी है। तो ऑप्शन नंबर घ जो होगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह हम आगे अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें 12 वर्षों में केवल एक बार फूल खिलते हैं? कौन ऐसा पौधा है जिसमें 12 वर्षों में एक ही बार फूल खिलता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा नीला करंजी जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। नीला करंजी जो है 12 साल में एक ही बार खिलता है, और इसका फूल बहुत होता है, फूल इतना होता है, सब फूल जब जमीन पर गिर जाता है तो पूरा फर्श ढक जाता है फूल के मारे। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर सवाल देख सकते हैं। सवाल है कि मध चक्र किस में पाया जाता है? मध चक्र जो होता है वो किस जीव में पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन घ जो होगा हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि मध चक्र जो है गाय में ही पाया जाता है, कुत्ता में पाया जाता है और भेड़ में ही पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि तीनों जो है तीनों मैमेलिया वर्ग से ही रिलेटेड है, तीनों का तीनों मैमेलिया वर्ग में नहीं स्तनधारी जीव में ही आते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर, ऋतु स्त्राव चक्र किस में पाया जाता है? ऋतु स्त्राव जो चक्र होगा इसमें ऑप्शन नंबर घ हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि बंदर, चिंपांजी जिसको हम वनमानुष भी कह सकते हैं, मनुष्य, तीनों का जो कास्ट है, कास्टिंग प्रजातियां है, तीनों सेम ही है, और तीनों जो है स्तनधारी जीव हैं। तो तीनों में मासिक चक्र यानी ऋतु स्त्राव चक्र होता है, जो कि 28 दिनों तक चलता है। अगला प्रश्न 14 नंबर जो स्क्रीन पे है आप देख सकते हैं, निम्न में से किस में केवल एक बार अपने जीवन काल में फूल निकलता है? कौन ऐसा पौधा है जिसमें अपने लाइफ साइकिल में एक ही बार फूल निकलता है? तो बांस जो होगा राइट ऑप्शन होगा। हम देख जानते हैं जामुन तो हर साल या एक साल बीच देकर के फरता है, बरगद भी हमेशा खिलता फलता है, लीची भी हमेशा। बांस जो होता है, बांस का फूल नसीब वाले को ही दिखाई देता है, इसलिए बांस जो होगा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि बांस नामक जो पौधा है इस साल में नहीं सॉरी ये अपने लाइफ साइकिल में, अपने जीवन काल में एक ही बार खिलता है, और ये सबसे लंबी घास भी है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 15 नंबर सवाल का राइट ऑप्शन जो होगा क होगा। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी का जो जन्म हुआ था जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर में। अगला प्रश्न है, कायिक जनन एक प्रकार का जनन है। तो कायिक जनन जो है ये पेड़ पौधों में होता है। इस प्रक्रिया के कारण क्या होता है? इस प्रक्रिया के कारण पेड़ पौधों में बीज के बिना यानी जड़ से, तना से, पत्ती से नए पौधों का निर्माण होता है, इसी हम कायिक जनन कहते हैं। और कायिक जनन जो है एक ही जीव में होता है, इसलिए अलैंगिक जनन का प्रकार होगा। ऑप्शन नंबर ख जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, लैंगिक जनन के कितने प्रकार हैं? लैंगिक जनन जो है इसके प्रकार कितने हैं? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ग होगा। लैंगिक जनन के 3 प्रकार हैं।
पहला है कायिक प्रवर्धन, तीसरा है मुकुलन और तीसरा है विखंडन। अगला प्रश्न है आलू में अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऐसे तो सबको मालूम है कि आलू में 48 यानी 24 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये सवाल बोल रहा है कि अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ख ही होगा, 48 ही होगा हमारा राइट ऑप्शन। यदि यह एक युग्मक में पूछता ना कि कितना है तो उसका 24 होता है, लेकिन ये संपूर्ण कोशिका में पूछ रहा है, इसलिए 48 जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। 19 नंबर प्रश्न को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है जीव हो सकते हैं, जीव जो होंगे वो क्या होंगे, एक लिंगी होंगे या द्विलिंगी होंगे या दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं होंगे। तो राइट ऑप्शन ग होगा। जो जीव जो होते हैं वह एक लिंगी भी होते हैं और द्विलिंगी भी होते हैं। एक लिंगी का मतलब क्या, जिसमें नर हो तो मादा नहीं और मादा हो तो नर नहीं, इसे एक लिंगी कहेंगे। और जिसमें नर और मादा दोनों युग्मक हो उसे द्विलिंगी कहेंगे। तो जीव जो होते हैं एक लिंगी द्विलिंगी दोनों होते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन ग जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो से लाभ उठाइए। यदि आप चाहते हैं बायोलॉजी का A to Z बढ़िया से तैयारी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और थ्योरी का सारा कंप्लीट कराएंगे। तो 20 नंबर सवाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सवाल है पुष्प हो सकते हैं, फूल जो होते हैं वो क्या होंगे। तो कुछ फूल एक लिंगी भी होते हैं, कुछ फूल द्विलिंगी भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ग जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। फूल जो होते हैं दोनों होते हैं, एक लिंगी भी होते हैं और द्विलिंगी भी होते हैं। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन में हम आ गए। उम्मीद करता हूं 1 से लेकर 20 तक सवाल आपको बढ़िया से समझ में आए होंगे। कोई यदि डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं, हम आपका कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। 21 नंबर सवाल है जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उस विधि को क्या कहते हैं। जब शरीर के बाहर जनन की प्रक्रिया होगी तो हम उसको बाह्य निषेचन कहेंगे। सिंपल सी बात है, शरीर से बाहर तो बाह्य निषेचन। तो ऑप्शन नंबर ख जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिखा है जेम्यूल्स का निर्माण होता है। जेम्यूल्स जो होता है इसका निर्माण कहाँ होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा स्पंज होगा। स्पंज जो जीव होता है उसमें जेम्यूल्स का निर्माण होता है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल है द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन का मतलब देखिए क्या होता है। एक जीव होता है, उसकी कोशिका में कुछ बदलाव आती है तो कोशिका क्या होता है दो भागों में लगता है कि बट जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आती है कि केंद्रक जो होता है दो भागों में बट जाता है। इस तरह एक जीव से दो जीव का निर्माण होता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, एक कोशिकी द्विखंडन कहते हैं। तो द्विखंडन पाया जाता है किसमें, पैरामीशियम में या जलकुंभी में, अमीबा में या अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। तो ऑप्शन नंबर जो घ जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। अमीबा में भी द्विखंडन होता है और पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है। अमीबा का भी केंद्रक दो भागों में बंटकर दो जीव में कन्वर्ट होता है और पैरामीशियम का भी केंद्रक दो भागों में बंटकर दो जीवों में परिवर्तित होता है। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह 24 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 24 नंबर जो प्रश्न है, सवाल है प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में किस प्रकार का जनन होता है। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं उन जीवों में जो जनन होता है वह कोशिका विभाजन द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। याद रखना है प्रोटिस्टा समूह में जो जीव आते हैं और मोनेरा समूह में जो जीव आते हैं उन जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा जनन होता है। इस तरह आगे बढ़ सकते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। बंगाल का आतंक किस पौधा को कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वाटर हायसिंथ जो होगा सही उत्तर होगा। वाटर हायसिंथ को हम हिंदी में जलकुंभी भी कहते हैं, जो हमारा सही उत्तर होगा। बंगाल की खाड़ी से प्रत्येक वर्ष जलकुंभी को हटाया जाता है और जलकुंभी फिर से आ जाती है, जो बहुत ही प्रॉब्लम खड़ी करती है। मछली पालन में भी बहुत सारी दिक्कतें होती है, इसलिए हम जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं।
आगे बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कायिक प्रवर्धन में पादपों को की उत्पत्ति स्थल में निम्न में से कौन है। कायिक प्रवर्धन में पादपों की जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या है, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन जो होगा ख जो होगा सही उत्तर होगा पर्व संधि में से ही मतलब नए पौधे का निर्माण होता है। इस तरह कायिक प्रवर्धन नामक प्रक्रिया से नए पौधों का निर्माण होता है। हाँ, आगे बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से एक लिंगी प्राणी कौन है। इनमें से कौन एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी प्राणी का मतलब जिसमें नर हो तो मादा नहीं और मादा हो तो नर नहीं, मतलब एक ही वो कौन युग्मक होगा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो होगा 27 नंबर सवाल का राइट ऑप्शन तिलचट्टा होगा। तिलचट्टा जो है एक लिंगी प्राणी है, जबकि जो केचुआ और टेपोन जो है द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में जनन का प्रकार कौन सा होता है। तो प्रोटिस्टा समूह में जो जीव आते हैं और मोनेरा समूह में जो जीव आते हैं, इन दोनों समूह के जीवों में जो जनन होता है उस जनन को हम कोशिका विभाजन कहते हैं, इसलिए कोशिका विभाजन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अमीबा में जनन विधि निम्न में से कौन है। अमीबा में जनन विधि कौन सी सही है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा इसका सही उत्तर जो होगा अमीबा में जनन की विधि जो है द्विखंडन द्वारा जनन होता है। अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है, क्योंकि अमीबा जो मान लीजिए अमीबा हो गया तो अमीबा का केंद्रक लय दो भागों में बट रहा है। अमीबा के केंद्रक लय दो भागों में बट रहा है और आगे चल करके यही केंद्रक दो भागों में बट जाएगा। इस तरह एक जीव से दो जीव का निर्माण होगा, इसको ही हम द्विखंडन कहेंगे। अगला प्रश्न है कलोन शब्द निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है। तो कलोन को हम एक पुंजक भी कह सकते हैं। कलोन जो होता है ये संतति को निर्धारित करता है। 30 नंबर जो सवाल है 30 नंबर सवाल का राइट ऑप्शन देखते हैं। क में लिखा है संतति जनक के समान होती है, सही बात है। संतति आनुवंशिक रूप के एक समान होती है, ये भी सही है। संतति अकारकीय दृष्टि से समान हो, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह 30 के 30 सवाल कंप्लीट हुए। आगे हम सेकंड चैप्टर का भी वीडियो बनाएंगे। तो इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लाभ उठाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।